Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएनए नर्सिंग एकेडमी। बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और आज का हमारा टॉपिक है पीडियाट्रिक के प्रीवियस ईयर आरआरबी क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब जल्दी से उनके क्वेश्चंस देख लेते हैं छोटी छोटी एक्सप्लेनेशंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज इंक्रीज कितना होता है हेड सर्कमफ्रेंस में इन्फेंट के अप टू 3 मंथ्स के अंदर। तो कितना होता है 1 सेंटीमीटर पर मंथ। सेकेंड क्या है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एक्सेस इफेक्टिवनेस ऑफ निबुलाइजेशन थेरेपी इन अ 4 ईयर चाइल्ड। वो नहीं बताएगा कि उसको प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, हम कैसे असेस करेंगे उसको। तो काउंट कर सकते हैं कफ्स, नहीं। उनकी पीक रीडिंग फ्लो मेजर कर सकते हैं, वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। बच्चे से पूछ सकते हैं उसको बेटर फील हो रहा है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। तो बेस्ट क्या है, हमें मॉनिटर करना पड़ेगा उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन और रेस्पिरेटरी रेट को। नेक्स्ट, अब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्निंग साइन ऑफ मेंटल इलनेस। अब क्या सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल इलनेस के लिए जो हम डिटेक्ट करें अर्ली साइन। देखो, एक्सेप्ट करना है सेल्फ एंड अदर्स, ये तो नॉर्मल एक्टिविटी है। डिजायर और डिमांड करे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, वो बहुत सारे बच्चे करते हैं, कोई मेंटल इलनेस का साइन नहीं है। यूज करे साउंड जजमेंट टू मेक डिसीजंस, ये भी नॉर्मल है। इनएबिलिटी टू कॉप विद प्रॉब्लम्स एंड डेली एक्टिविटी, अगर कोई बच्चा अपनी नॉर्मल प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही ना कर पाए या अपनी डेली एक्टिविटीज नहीं अच्छे से कर पा रहा है, देन इट इज अ वार्निंग साइन ऑफ मेंटल इलनेस। तो इसका आंसर है ये फोर्थ। इन द चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक डैश इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पेरेंट एजुकेशन। क्या चीज हमें पेरेंट एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो कीप द चाइल्ड आइसोलेटेड, अगर आप उसे अलग से रखोगे तो बच्चा और इरिटेट हो जाएगा। स्ट्रेंथनिंग फैमिली इंटरेक्शन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जितना आप जब भी एक चाइल्ड की गाइडेंस कर रहे हो, उसमें जो फैमिली इंटरेक्शन को स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं फैमिली में, कोई भी डिस्प्यूट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड होती है। तो इसका आंसर हमारा सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, following is the management of severe hemolytic disease of the newborn due to RH incompatibility except। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो सही है, बस एक जो होगा वो नहीं होगा। वो क्या ऑप्शन है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, वो तो करते हैं जब भी ये हीमोलाइटिक डिसीजेज होती हैं। फोटोथेरेपी भी की जाती है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दिए जाते हैं, बस क्या नहीं देते, एंटीबायोटिक। क्योंकि ये क्यों नहीं देते, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन नहीं है, इसीलिए एंटीबायोटिक थेरेपी नहीं देते हैं हीमोलाइटिक डिसीजेस की मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू द चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज। तो सबसे पहले एडमिनिस्टर क्या कर रहे हैं हम, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो मेन चीज होती है कि क्यों देना होता है, दैट इज टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड ऑफ एज इज कंसीडर्ड एज प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पीगेट्स थ्योरी। तो पीगेट्स थ्योरी जो है उसमें जो स्टेजेस है वो बच्चों की डिफरेंट एज के हिसाब से उन्होंने स्टेजेस डिवाइड की हुई हैं। तो जो एजेस है वो फर्स्ट है, इसमें 4 स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर, वो 0 to 2 ईयर्स के बीच में होता है, जिसमें बच्चा मेनली फोकस करता है अपनी सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज के ऊपर। सेकंड होती है प्री ऑपरेशनल, ये सेकंड स्टेज होती है, जो एज होती है 2 to 7 ईयर्स के बीच में। इसमें क्या होता है कि बच्चे कुछ सिंबल्स वर्ड्स ये सब कुछ यूज करना शुरू कर देते हैं, बट उनमें कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं आती है। थर्ड स्टेज होती है 7 to 11 के बीच में, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है कि लॉजिकल थिंकिंग तो करने लग जाता है, पर वो रियल सिचुएशंस में उनको सोच नहीं पाता है। और लास्ट स्टेज इसकी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल। इस स्टेज में ये 12+ के लिए होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे में अच्छे से लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में कैसे क्या सिचुएशन हो सकती है, वो सब अच्छे से मैनेज कर पाता है। तो पिगेट्स की जो स्टेजेस है वो 4 है। तो इसका प्री ऑपरेशनल स्टेज जैसे कि मैंने बताया 2 to 7 ईयर्स के बीच में होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द इमीडिएट स्टेप इन रिसेसिटेशन ऑफ अ न्यूबॉर्न। रिसेसिटेशन में जब भी न्यूबॉर्न की हम करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, सक्शनिंग करते हैं डायरेक्टली नहीं, क्लियर करना होता है हमको ओरल एंड नेजल एयरवे। ठीक है,
जैसे स्क्वीजिंग द चेस्ट टू रिमूव सिक्रीशंस, ऐसे स्क्वीज करते हैं चेस्ट को, नहीं। रूटीनली गिव सोडियम बाइकार्बोनेट, रूटीनली ये चीजें नहीं दी जाती। सबसे बेस्ट ऑप्शन है सेकंड, क्लियर करना ओरल और नेजल एयरवे को। तो ये क्वेश्चन है, ऑप्टिमल हेड सर्कमफ्रेंस विल बी एट 45 सेंटीमीटर एट, तो किस एज में जो बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस है वो 45 सेंटीमीटर पहुंच जाता है। देखो जो 8 4 6 मंथ्स है, ये एज थोड़ी सी कम से कम 45 सेंटीमीटर हेड सर्कमफ्रेंस पहुंचने के लिए 12 मंथ्स ऑफ एज होनी चाहिए, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन द प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज सीन। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कैसी थी, पूरी प्रोजेक्शन से निकलती है, ऐसे प्रेशर से निकलती है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन इन सब में क्या होता है, पाइलोरिक स्टीनोसिस, यानी कि जब आपके पाइलोरस में जो होता है नैरोइंग हो जाती है और नीचे जो फूड होता है वो आगे पास आउट ही नहीं हो पाता। पास फूड मतलब मिल्क बच्चे का कुछ भी आगे पास आउट ही नहीं होगा, तो क्या होगा, जो वॉमिटिंग होगी वो प्रोजेक्शन में होगी। तो वो इसका ऑप्शन है सही, पाइलोरिक स्टीनोसिस, फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट, द टर्म टोडलर रेफर्स टू, ये बहुत इजी है, क्या है टोडलर के लिए, 1 ईयर टू 3 ईयर। अप टू 1 ईयर हम क्या बोलते हैं बच्चे को, इन्फेंट, और उसके बाद 1 to 3 ईयर्स के बीच में टोडलर। तो इसका आंसर है सेकेंड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीटिंग पॉइंट बिटवीन कोरोनल एंड सैजिटल सूचर इज नोन एज। अब कोरोनल और सैजिटल सूचर्स होते क्या हैं, ये हमारे स्कल में होते हैं। जो सूचर, देखो जो आपस में सूचर्स कहाँ कहाँ के, फ्रंटल और पेराइटल बोन्स के बीच में बनता है, दैट इज कोरोनल सूचर। सैजिटल सूचर होता है जो दो पेराइटल बोन्स के बीच में बनता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे लैम्बॉइडल सूचर होते हैं और स्क्वैमस सूचर्स होते हैं। तो अब इसमें है कोरोनल और सैजिटल, यानी कि हमारा कोरोनल और सैजिटल सूचर के से कौन सा बनता है, ब्रैगमा, दैट इज एंटीरियर फॉन्टेनल के वहां पे बनता है वो, ब्रैगमा इज द आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनल, तो उसकी शेप क्या होती है, डायमंड शेप का होता है, और इसको क्लोज होने में कितने टाइम लग जाता है, 12 से 18 महीने लग जाते हैं, ठीक है। और जल्दी कौन सा होता है, पोस्टीरियर सूचर, उसकी क्या होती है, उसको लैम्डा भी कहते हैं, और उसकी शेप होती है ट्राइंगल शेप, और उसको क्लोज होने में 6 to 8 मंथ्स लगते हैं। तो बाद में जो एंटीरियर फोंटेनल है वो बाद में क्लोज होता है, और उसकी शेप होती है रेक्टेंगल, ये डायमंड शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इम्यूनाइजेशन इज गिवन एट बर्थ। एट बर्थ पे कौन सा इम्यूनाइजेशन देना होता है, देखो हेपेटाइटिस ए नहीं देते, डीपीटी मिनिमम 1.5 महीने के बाद शुरू होता है, और एमएमआर कब देते हैं, 15 मंथ्स पे देते हैं। तो कौन सा बच्चा, बीसीजी, तो बीसीजी देते हैं एट बर्थ, बीसीजी देते हैं, ओपीवी देते हैं, और हेपेटाइटिस बी भी देते हैं, पर हेपेटाइटिस ए नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द अर्ली पायनियर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। किसने इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया था सबसे पहले, तो चाइनीज, द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, चाइनीज ने स्टार्ट किया था, चाइनीज वर द अर्लियर पायनियर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ नियोनेट बॉडी। अब बच्चे की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो इसका 52 सेंटीमीटर, 49, 55, बट हमें अप्रोक्सीमेट बताना है, तो जो आंसर है इट इज डी, फोर्थ ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन द फोटोथेरेपी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। ये बहुत बहुत, फोटोथेरेपी किस चीज के लिए होता है, ये बिलीरुबिन को ब्रेक डाउन करती है, तो बिलीरुबिन किस में बनता है, जॉन्डिस में, तो डायरेक्टली आंसर वही है, साइनोसिस, एक्जिमा, डायरिया कुछ नहीं है, सीधा जॉन्डिस। जैसे ही फोटोथेरेपी होता है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीटर्म इन्फेक्ट्स एल्बो में इजिली ब्रॉड अक्रॉस द चेस्ट विद नो रेजिस्टेंस इज। देखो जो न्यूबॉर्न होता है, जो टर्म न्यूबॉर्न होता है, वो क्या करते हैं, वो कभी भी उसका जो ये है एल्बो क्रॉस नहीं करती है चेस्ट को, मतलब कर सकती है पर रेसिस्टेंट होता है, थोड़ा सा रेसिस्टेंस होता है, पर जो ये प्री टर्म इन्फेंट होता है उसकी एल्बो विदाउट रेसिस्टेंट क्रॉस कर लेती है, तो इसके लिए कौन सा साइन होता है, स्कार्फ साइन। सो थर्ड इज द ऑप्शन, स्कार्फ साइन ही ये होता है कि बच्चे की एल्बो ऐसे करी जाती है, अगर रेसिस्टेंट नहीं है इट मींस बच्चा प्री टर्म है, अगर रेसिस्टेंट है इट मींस बच्चा टर्म बोर्न है, तो इट इज स्कार्फ साइन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ऑफ ए न्यूनेट पर डे। अब हर दिन, जब शुरू में बच्चा छोटा होता है तो उसका वेट एवरी डे इंक्रीज होता है,
तो कितना होता है? इट इज 100 to 150 ग्राम, ये बहुत ज्यादा है। 50 to 60 ग्राम, ये भी ज्यादा है। देन 5 to 10 ग्राम थोड़ा सा कम है, सो सी इज द ऑप्शन, 25 to 30 ग्राम। The amount of ORS यानी कि oral rehydration solution to be given after each stool for children less than 24 months। अगर 2 साल से कम का बच्चा है तो ORS कितना देना होता है उसको आफ्टर ईच स्टूल? 40 to 55 ml नहीं, एज वांटेड, जितना बच्चा चाहे, बच्चा तो चाहेगा ही नहीं, तो उसके हिसाब से नहीं, 10 to 30 ml थोड़ा कम है, तो 50 to 100 ml तक हमको देना होता है बच्चे को ORS, ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डीपीटी वैक्सीनेशन इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट, डीपीटी में कौन कौन सी जो डिसीजेज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है डीपीटी वैक्सीन? डायरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस नहीं, डायरिया का ऐसा कोई डीपीटी में नहीं होता इंक्लूड। डायरिया, पोलियो, टेटनस नहीं जी, डायरिया भी नहीं होता और पोलियो भी नहीं होता है, टेटनस होता है। सो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, दिस इज द राइट ऑप्शन, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। पोलियो के लिए हम अलग से ओपीवी यूजुअली बच्चों को दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, वो डीपीटी में इंक्लूड नहीं होती। तो देखिए ये दो ऑप्शंस तो यहीं पे हट जाते हैं, और डायरिया के लिए भी ये नहीं होता है। नेक्स्ट है द हार्ट बीट रेट ऑफ न्यू बोर्न बेबीज इज जनरली, अब जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं उस टाइम पे जो उनकी हार्ट रेट होती है थोड़ी ज्यादा होती है, तो कितनी होती है? 75, 80, ये तो नॉर्मल अडल्ट की होती है, 90 नहीं, 120 to 140 बीट्स पर मिनट, क्योंकि छोटे बच्चों की हार्ट बीट थोड़ी ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इसका ऑप्शन डी। देन एमएमआर वैक्सीनेशन इज डन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अब एमएमआर में कौन कौन सी डिसीजेस से प्रोटेक्शन देता है? मीजल, मम्स, रूबेला, इसका फर्स्ट ही आंसर करेक्ट है। अगर हम और ऑप्शंस देखते हैं, जैसे मीजल्स, मम्स, रेबीज, रेबीज के लिए ये नहीं लगता है। मीजल्स, मलेरिया, रेबीज नहीं जी, ना मलेरिया के लिए लगता है ना रेबीज के लिए। मेनिंजाइटिस के लिए भी एमएमआर नहीं होता, ये होता है मीजल्स, मम्स एंड रूबेला के लिए, और ये दिया जाता है 15 मंथ्स की एज पे। द वेट ऑफ एन इन्फेंट बेबी बिकम्स ट्वाइस द बर्थ वेट ऑफ द एज ऑफ, एट द एज ऑफ, जब बच्चा जिस वेट के साथ पैदा होता है वो डबल कितने टाइम में हो जाता है, कितने मंथ्स में हो जाता है? तो बच्चे का 5 months, 1 year, 2 year, 3 year, what is the right option? 5 months, लगभग 5 महीने में बच्चे का वेट अपने बर्थ वेट से डबल हो जाता है, और 1 ईयर में ट्रिपल हो जाता है। ये हमेशा याद रखना है, ये एक हमेशा एक स्टैंडर्ड मेजर है जिससे हम देखते हैं कि बच्चे का वेट अच्छे से गेन हो रहा है। अगर उसका 5 मंथ्स में डबल हो जाता है, इट मीन्स चाइल्ड इज हेल्दी। नेक्स्ट, the first stool of neonate is called, again easy question, it is meconium, C is the right option, meconium। कई बार जो डिलीवरीज के टाइम पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जल्दी डिलीवरी, हमें इंड्यूस लेबर करना पड़ता है, MSL हो गया ऐसे बोलते हैं, दैट मीन्स मिकोनियम स्टेन लीकर। तो बच्चा कई बार क्या होता है, जल्दी मिकोनियम ये फर्स्ट स्टूल पास कर देता है, तो उसको MSL भी बोलते हैं। तो उसी से हमें हमेशा याद रखना है, फर्स्ट स्टूल क्या होता है? मिकोनियम, ऑलवेज। Then the light of which color is used to treat neonatal jaundice? अब neonatal jaundice के लिए हम कौन सी लाइट यूज करते हैं? रेड, येलो, ऑरेंज या ब्लू? इसका राइट आंसर है ब्लू लाइट, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लूबिन को ब्रेक डाउन करता है, और इससे जो जॉन्डिस है उसको हम जल्दी ट्रीट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is significantly different between human and cow's milk? इसका आंसर है फर्स्ट, प्रोटीन एंड फैट। जो मदर मिल्क होता है उसमें प्रोटीन और फैट इतने ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, प्रोटीन भी कम होता है, फैट भी कम होता है, जो काउज मिल्क में ज्यादा होते हैं। ह्यूमन मिल्क में लैक्टोलोज ज्यादा होता है। देन रिपीटेड यूरिनेशन व्हाइल स्लीपिंग इवन आफ्टर 5 years ऑफ एज, देखो बहुत हमारे जो सिस्टम है उसमें अप टू 4 years तक अगर बच्चा स्टूल पास करे, और अप टू 5 years तक अगर अपने कपड़ों में यूरिन पास करे या सोते टाइम पास कर दे, इट दैट इज नॉर्मल, ठीक है। पर अगर वो 5 years के बाद भी यूरिन कपड़ों में पास कर रहा है, देन इट इज अ प्रॉब्लम, और उसको कहते हैं एन्यूरेसिस। देखो इन सब में टिक, स्टटरिंग और एनकॉर्पोसिस। एनकॉर्पोसिस होता है अगर 4 years के बाद भी बच्चा स्टूल पास कर रहा है कपड़ों में, और एन्यूरेसिस, यूरेसिस मीन्स यूरिन से रिलेटेड है, तो एन्यूरेसिस इज द राइट आंसर, ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ न्यूनेटल मॉर्बिडिटी इन इंडिया इज। इंडिया में जो न्यूनेटल मॉर्बिडिटी डेथ होती है, मॉर्बिडिटी मींस डेथ होती है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? डायरियल डिसीजेज है, बर्थ इंजरीज, कंजेनिटल एनोमलीज या प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट? इसका आंसर है इंडिया में इन डेथ्स का सबसे बड़ा रीजन है फोर्थ ऑप्शन, प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। या तो बच्चे अपने टर्म से पहले ही पैदा हो जाते हैं या उनका वेट जो बर्थ वेट होता है वो बहुत कम होता है। देन हाउ मेनी फॉन्टेनल्स आर प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न्स में कितने फॉन्टेनल्स होते हैं? न्यूबॉर्न्स में 2, 3, 6, 4 6 फॉन्टेनल्स होते हैं। कौन कौन से होता है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स, एंटीरियोलेटरल एंड पोस्टीरियोलेटरल। एंटीरियर 1, पोस्टीरियर 1, 2 एंटीरियोलेटरल और 2 पोस्टीरियोलेटरल होते हैं। तो टोटल मिला के 6 फॉन्टेनल्स होते हैं। सो इन सब के साथ हमने कवर किए हैं कुछ पीडियाट्रिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरआरबी एग्जाम के लिए। ये बाकी एग्जाम्स में भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पीडियाट्रिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे और क्वेश्चनियर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।